हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? आई होप सब लोग एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की सीटेट की तैयारी भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखिए फिर से हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आए हुए हैं, जो आप सभी लोगों के साथ मिलकर के 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ठीक है, जो लोग अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। हमें भी देखिए काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग डेली पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है? जो भी आंसर थोड़े बहुत मिस्टेक बाय मिस्टेक हो जाते हैं उसके लिए भी आप लोग बताते हैं, ठीक है? तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले देख लेते हैं आज के हम लोग अपने सीडीपी के पहला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के खाली स्थान क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं जैसे कि कल्पना हो गया, समालोचनात्मक सोच हो गए और परासंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन जो हो गया, ठीक है, इसकी चर्चा जो है वो परोक्ष रूप से विकास के, ठीक है, किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? पहला है आपका फ्रेंड्स सामाजिक, दूसरा है शारीरिक, तीसरा ऑप्शन है नैतिक और चौथा है आपका संज्ञानात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विकास के, ठीक है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये सब कल्पना, समालोचनात्मक चिंतन, तो ये सब आप लोग सभी लोगों के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विकास, ठीक है, विकास शीर्ष से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपके विकास होते हैं वो शीर्ष से पैर की दिशा में होते हैं, ठीक है, यानी कि विकसित होते हैं। तो कौन सा इस सिद्धांत को बताता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है आपका आनुवंशिकता का सिद्धांत, तीसरा है शीर्षगामी सिद्धांत, चौथा है आपका अधोगामी सिद्धांत। देखिए फ्रेंड, निरंतरता का मतलब होता है जो निरंतर चलती रहती है, ठीक है। आनुवंशिकता यानी कि जो आनुवंशिक लक्षण आप में पाए जाते हैं। शीर्षगामी का मतलब होता है सर से पैर, और जो अधोगामी का मतलब होता है फ्रेंड्स वो केंद्र से बाह्य की ओर होता है, ठीक है। तो हमसे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सिर से पैर की ओर, तो हमारा सही ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि जो प्रारंभिक वर्षों में ऐसी कौन सी संस्थाएं होती है जो बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? पहला ऑप्शन है आपका स्कूल और मुद्रक संचार, जो कि बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक वर्षों में पूछा है, ठीक है। पहला दूसरा है गया आपका सामाजिक संचार एवं कानून, ये भी आपका नहीं होगा फ्रेंड्स। तीसरा है परिवार और पास पड़ोस, चौथा है पास पड़ोस और सामाजिक नीति, तो ये भी नहीं होगा। आपका सही ऑप्शन है जो फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वर्ष में पूछा है तो सबसे पहले आपका परिवार आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, इसके यानी कि इनके सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर जो बच्चे होते हैं ज्यादातर संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। देखिए इसी चरण में जो बच्चे होते हैं ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो जीन पियाजे के सिद्धांत हैं इनके अनुसार जो संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव आता है, ठीक है, वो किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? पहला है आपका संतुलनीकरण द्वारा, दूसरा है आपका दूसरा ऑप्शन अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, तीसरा है रटकर स्मरण द्वारा और चौथा है फ्रेंड्स विलंबित नकल द्वारा। तो देखिए नकल द्वारा रटकर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और जो अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा ये भी बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, संतुलनीकरण द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया हमारे विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारे दूसरों से
होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो किसने ऐसा प्रस्तावित किया था कि जो हमारी विशेष मानसिक संरचनाएं हैं, ठीक है, और जो प्रक्रियाएं हैं उसको हमारी और दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन बताया था ये? हार्वर्ड गार्डनर ने। दूसरा ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है लेवाई गोत्स्की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लेवाई गोत्स्की जी ने प्रस्तावित किए थे, ठीक है, कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारे दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फ्रेंड्स फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके लेवाई गोत्स्की से ही संबंधित है। देखिए क्या है। लेवाई गोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो लेवाई गोत्स्की हैं, कौन है, निम्न में से अधिगम को किसने सुसाध्य यानी कि महत्वपूर्ण माना है? ठीक है, पहला है आपका सांस्कृतिक उपकरणों को, सामाजिक अलगाव, इनाम और दंड, पुनरावृत्ति और अभ्यास। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इनाम तो बिल्कुल नहीं, सामाजिक बिल्कुल सही है लेकिन अलगाव से नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों को। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरे के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, जैसे को तैसा, यहाँ पर देखिए पहला है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, ठीक है, दूसरा है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, तीसरा है सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिकरण और चौथा है आपका सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड जैसे को तैसा, जैसे कि आपने हमारी पेन तोड़ी तो हमने भी आपकी पेंसिल तोड़ दी, जैसे को तैसा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा इस्तेमाल होता है? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो संरचनावादी कक्षा होते हैं उसमें विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? पहला है अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका बाह्य पुरस्कार पाने, ये तो बिल्कुल गलत होगा, पुरस्कार के लिए। तीसरा है निष्क्रिय अनुसरण, बिल्कुल गलत। रट कर याद करना, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? ठीक है, जो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चों की निजी वाक है वो क्या दर्शाती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। ऑप्शन है कि उनकी अग्रवर्ती सोच, दूसरा ऑप्शन है उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, और तीसरा है आपका उनकी समस्या समाधान युक्तियाँ, और चौथा है आपका उनका परासंज्ञानात्मक कौशल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट होगा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो जीन पियाजे के विचार में जो बच्चे की निजी वाक है, ठीक है, वो क्या दर्शाती है फ्रेंड्स? तो वो आपको उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, ठीक है, यही दर्शाती है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला क्वेश्चन है कि समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, समकालीन सिद्धांत जो है वो बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है एक दिशीय सामान्य क्षमता, दूसरा है बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, तीसरा है आनुवंशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, और चौथा है आपका वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो समकालीन सिद्धांत है, ठीक है, बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं, तो ये आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स कि बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। ठीक है, आपका सेकेंड ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में, यह कथन किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि आपकी जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा कि लड़कियां जो होती हैं वो नृत्य में कुशल होती हैं, लड़के विज्ञान में। बिल्कुल ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, लड़कियां भी विज्ञान में हो सकती हैं और लड़के भी नृत्य कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जेंडर रूढ़िवादिता ही है कि यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि यह कथन किसका उदाहरण है, तो ये आपके जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ठीक है, और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, जाहिर सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों रहेगा, यहाँ पर आयामों लिखा है, ठीक है। तो सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो विद्यार्थी हैं, उनको सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा है एक कठोर एवं मानकीकृत, जो कि गलत है। कठोर मानकीकृत पाठ्यचर्या बिल्कुल गलत है, यहाँ पर लचीला पाठ्यचर्या होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स। और चौथा है आपका कि विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, बिल्कुल गलत। यहाँ पर आप बच्चों को जब समूहों में अलग अलग बांट देते हैं तो उनमें हीन भावना आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा की भावना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, ठीक है। और तीसरा है कि विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है आपका कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौती को समझना थी, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कथन और तर्क वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए कथन क्या है कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है कि जो आपके टीचर होते हैं वो जो क्लास में विद्यार्थी होते हैं उनमें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। और देखिए तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। तर्क क्या है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। ये आप यहाँ पर देखिए आपके जो ए और आर हैं दोनों ही सही है। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया है कि ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। इन तीनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ओ सॉरी फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। इसको चलिए छोड़ देते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कारक है फ्रेंड्स जो शिक्षा में बाधक है। पहला है विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा, ठीक है। प्रतिस्पर्धा तो देखिए फ्रेंड्स सबका बाधक तो होता ही है, ठीक है। बहुसंवेगी उपागम, ये तो बिल्कुल सही है। आधारभूत संरचना सुगम्यता, बिल्कुल सही। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड्स आपका गलत था, आपका पहला है क्योंकि ये बाधक पूछा है, तो आपका सही ही पहला होगा क्योंकि जो विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा है यही शिक्षा के समावेशन में बाधक करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पठन वैकल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं विद्यार्थी हैं उनके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया हैं तो वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। और अगला ऑप्शन है वे हमेशा सुस्त होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते हैं, ये भी गलत है। और चौथा है कि उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका पहला ऑप्शन था यही आपका बिल्कुल सही होगा कि उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आवेगशीलता, ध्यान ना दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपके आवेगशीलता यानी कि जो एडीएचडी से होते हैं, ठीक है, ध्यान ना दे पाना और जो अव्यवस्थित रहना यानी कि निम्न में से किस विकार के सापेक्ष में विकार का लक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, स्वलीनता, पठन वैकल्य, दृष्टिबाधा, ये तीनों ही आपका नहीं होगा। ये आपका सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता यानी कि आपका क्या हो जाएगा ADHD, ठीक है। यही आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अरे एक मिनट सॉरी।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने की का व्यापक तरीका है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि निम्न में से जो विद्यार्थियों की, ठीक है, विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है वो क्या है। पहला है आपका मानकीकृत बुद्धि परीक्षण यानी कि आईक्यू परीक्षण। दूसरा है बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण। तीसरा है साल के अंत में परीक्षण। चौथा है आपका केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड सबसे चौथा ही सही होगा कि ये कठिनाइयों को पहचानने का यानी कि विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका क्या होता है, केस स्टडी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। पहला है विषय वस्तु को रटकर याद करने से, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। दूसरा है अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, ये आपका हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, और चौथा है कि दंड के भय से, बिल्कुल गलत। तीसरा था ये। चौथा है अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर, ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सेकेंड होगा कि जो बच्चे होते हैं प्रभावशाली ढंग से कब सीखते हैं, जब वो अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा पारस्परिक होते हैं। ठीक है, तभी ये प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का, ठीक है, अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव बढ़ाता है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, ये तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अगला ऑप्शन देख लेते हैं, शायद इससे बेहतर मिल जाए। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सत्व स्थिर दृष्टिकोण बनाना। देखिए यहाँ पर सत्य स्थिर दृष्टिकोण नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तीसरा है अध्यापक को विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, निम्न अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। चौथा है कि उनके संदर्भ में वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना, ये भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका फर्स्ट होगा कि जो विद्यार्थियों का अधिगम लगाव को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन ही अधिगम लगाव को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों की स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा उपागम विद्यार्थियों की स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देती है। ठीक है, पहला है ऑप्शन आपका व्यवहारवाद, और दूसरा है आपका अनुकरण अधिगम, तीसरा है प्रतिपादक शिक्षण, और चौथा है आपका सामाजिक संरचनावाद। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सामाजिक संरचनावाद ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो विद्यार्थी हैं स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सामाजिक संरचनावाद से ही जुड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अभिकथन और तर्क वाला। ठीक है, तो देखिए कथन क्या है कि एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। देखिए फ्रेंड जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही कहा गया है कि जो संरचनावादी कक्षा होता है यह महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ पर ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे कि जो विद्यार्थी हैं उनमें समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों का विकास में मदद हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए तर्क देख लेते हैं क्या है। तर्क है हमारा कि सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों कहते हो पुनरुत्पादन है, जो कि बिल्कुल गलत है यहाँ पर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। यहाँ पर दिया है ए और आर दोनों सही है, तो ये तो गलत होगा। दूसरा विवरण यहाँ पर दोनों सही थे, ये गलत। देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका त्रुटियां। ठीक है, त्रुटियां क्या है। पहला ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, ये गलत है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अपनी भूमिका निभाती हैं। जो त्रुटियां होती हैं बच्चे त्रुटियों से ही सीखते हैं। ठीक है, दूसरा है केवल नकारात्मक, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल नकारात्मक पुनर्बनन द्वारा की जा सकती है। ठीक है,
तीसरा है आपका केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, बिल्कुल नहीं, जो बहुत अच्छे अधिगम वाले होते हैं वो भी त्रुटियां करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और चौथा है कि अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके, ठीक है, जो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, ठीक है। त्रुटियां जो होती हैं वो अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि जो अधिगम कमियों को साझा किया जा सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ इसका जो है वो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि, ठीक है, खाली स्थान है। पहला है पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड, इस पे असर होता है। दूसरा है सकारात्मक भाव द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल गलत फ्रेंड। तीसरा है नकारात्मक भाव द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ये भी गलत है। चौथा है आपका कि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका क्या दिया गया है कि संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका देखिए जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए, ठीक है। जो एक अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। दूसरा है आपका मूर्त पुरस्कार जैसे कि नकद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए, ऐसा भी नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कि आपको केवल मूर्त पुरस्कार पाने के लिए ही जो अध्यापिका है वो विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करे, ठीक है। तीसरा है संप्रत्ययों की समझ बढ़ाने के लिए, और चौथा है अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, बिल्कुल गलत। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स कि संप्रत्ययों की समझ बढ़ाने के लिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि जो निम्न अभिलक्षण उसका कौन सा युग्म है जो विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। पहला है ऑप्शन अनुक्रिया समुच्चय परासंज्ञान, दूसरा है समरूपी सोच प्रक्रियात्मक स्थिरता, तीसरा है अनुक्रिया समुच्चय अभिसारी सोच, और चौथा है आपका अपसारी सोच परासंज्ञान। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट होगा, क्योंकि समस्या समाधान के बारे में पूछा गया है तो ये आपका अपसारी सोच और परासंज्ञान होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स किसी भी समस्या के कई समाधान हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपके जो मेटाकॉग्निशन है और जो आपके अपसारी सोच है यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, फोर्थ यानी कि। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि अधिगम प्रक्रिया में कौन सा कारक बाधक बनता है, उसको बताना है, ठीक है। पहला है सॉरी हम लोग चलिए नीचे से इस बार देखते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका साधन साधन संसाधन संपन्न वातावरण, जो कि देखिए बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये तो बाधक बनता नहीं है। तीसरा है विविधता के प्रति सम्मान, बिल्कुल करेक्ट। चौथा है आपका जानकारी प्रस्तुतिकरण के विभिन्न तरीके, बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा आपका क्या है बैठने की अनम्य योजना, ये जो बिल्कुल गलत है। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बाधक पूछा है यानी कि जो गलत है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। यही आपका कारक जो है वो अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है, यानी कि बैठने की अनम्य योजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, आज के हमारे सीडीपी के लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में, ठीक है, सहयोग हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझना चाहिए, बिल्कुल गलत, हमने आपको पहले ही बताया जहाँ पर केवल आएगा वो आपका निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है आपका कि भाषावली और चिन्हों संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, बिल्कुल गलत फ्रेंड, इससे बचना नहीं चाहिए आपको। तीसरा पूर्व विज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, यहाँ पर बचना नहीं चाहिए बल्कि पूर्व विज्ञान को सक्रिय करना चाहिए, ठीक है। चौथा है विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, जो कि देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है, ठीक है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा कि विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन का आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए हमने आप आज सीडीपी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को
लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है @लर्निंग विद अल्पना। ओके फ्रेंड्स, सीडीपी की क्लास में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने एसएसटी की क्लास में, यानी कि जो 6 to 8 में आपका 60 नंबर के आते हैं सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो अगले क्लास में आज से हम लोग एसएसटी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, यानी कि एसएसटी की क्लास में। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।